आगे है फिर, मुझे परिमल के वो दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों में किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारों की छाया में खड़े हो। ठीक है, अब राइटर क्या बताते हैं कि मुझे परिमल के वो दिन याद आते हैं। तो परिमल क्या था? परिमल एक गोष्ठी थी, एक सभा था। ठीक है, परिमल यहाँ पे क्या नाम था? एक सभा, एक गोष्ठी। जैसे होते नहीं कि 4-10 लोग होते हैं जिनकी एक अलग मतलब उनका ग्रुप होता है। फिर क्या होता है कि वो ग्रुप होता है, एक जगह होती है, निर्धारित होता है, जहाँ पे वो लोग हमेशा वहाँ पे आते हैं, उनकी मीटिंग होती है, उनकी साहित्य चर्चाएं होती है। जो अलग अलग राइटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने साहित्य से, अर्थात उन्होंने क्या लिखा है अपनी लेखनी में या उसने क्या लिखा है, तो वो अपने साहित्य के बारे में वहाँ पे चर्चाएं करते थे। तो परिमल का मतलब क्या है? सभा, गोष्ठी, जहाँ पे वो सभाएं करते थे, अलग अलग लोग आते थे, उनके जैसे ही लोग होते थे। और फिर आगे वो बताते हैं कि हमारे हंसी मजाक में वो निर्लिप्त शामिल रहते थे, अर्थात हमारा जो हंसी मजाक चलता था उसमें वो निर्लिप्त शामिल रहते थे। निर्लिप्त का मतलब होता है कि बिना किसी अछूत के, मतलब कि उनके कहने का मतलब ये था कि फादर बुल्के जो थे बहुत श्रेष्ठ थे, बहुत मतलब उनको जानकारी थी, नॉलेज में हमसे बहुत ऊंचे थे, लेकिन फिर भी कभी उनको ये नहीं लगता था कि हाँ हम नीचे लोगों से, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब ऊपर पोस्ट पे चले जाते हैं या अपने आप को ये समझते हैं कि मैं इनसे बहुत बड़ा हूँ ज्ञान में, तो वो छोटे लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो वही उनके कहने का मतलब था कि वो हम लोग से बहुत बड़े थे, उम्र में भी बड़े थे और हम लोग से ज़्यादा उनको नॉलेज भी थी, लेकिन फिर भी हमारा जो हंसी मजाक होता था उसमें भी वो पूरी तरह से शामिल रहते थे। सो रहे हो क्या? फिर सीधे बैठो, फिर टेक लेके क्यों बैठे हो? आगे फिर वो बताते हैं कि हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे, अर्थात हम लोग जो अपनी रचनाएं लिखते थे तो उस पर हमारी चर्चाएं होती थी कि हमने देखो ये रचना कर रखी है, ये सही है, गलत है, या ऐसा जो भी कुछ है। तो आगे फिर वो बताते हैं कि उसमें वो क्या करते थे कि बेबाक राय देते थे। और बेबाक का मतलब होता है कि बिना झिझक के, ऐसा होता नहीं है कि जैसे कि इसने बहुत अच्छा लिख रखा है और फिर मैं अगर उसमें कोई कमियां निकालने लगूँ तो उसको क्या महसूस होगा, तो ऐसा वो नहीं सोचते थे। उनको जो बोलना होता था बिना झिझक के वो बोल देते कि नहीं तुमने यहाँ पे गलत लिख रखा है, यहाँ पे तुम्हें ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। तो आगे वही बताते हैं कि वो सुझाव भी देते थे कि हमें यहाँ पे क्या लिखना है, या हमें ऐसे यहाँ पे क्या लाइन लिखनी चाहिए थी, या हमें कैसी इसकी रचना करनी चाहिए। ठीक है, तो वही एक उनके कहने का मतलब था कि हमारे हर सभा में वो आते थे और उसमें हमारे जितने भी हंसी मजाक होते थे उसमें भी वो शामिल रहते थे। हमारी जो रचनाओं पर चर्चाएं होती थी उसमें वो क्या करते थे, बेबाक हमें उसकी राय देते थे, सुझाव देते थे कि तुम्हारा ये चीज़ यहाँ पे गलत है, तुम्हें ये चीज़ यहाँ पे अच्छा ऐसे लिखना चाहिए था। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। और दूसरा ये भी बताते हैं कि हमारे घर में जब भी कोई उत्सव होता था, जब भी कोई संस्कार होते थे, तो उसमें वो क्या करते, जैसे एक बड़ा भाई हमारे घर में आता है या पुरोहित आते हैं जिनको हम अपना पुरोहित मानते हैं। पुरोहित मतलब कि जो हमारे यजमान लोग होते हैं, ठीक है, जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, जो हमारे यजमान होते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, जो हमारे उत्सव के काम को करवाते हैं, ऐसे ही उनका भी वैसे ही स्थान था हमारे जीवन में या हमारे घर में। तो वैसे वो आते थे और फिर उस उत्सव और संस्कार में खड़े होकर अपने आशीषों से भर देते थे, अर्थात हमें आशीष देते थे, हमें बहुत सारी ब्लेसिंग देते थे, भगवान से हमारे लिए बहुत प्रार्थनाएं किया करते थे, जैसे एक बड़ा भाई या फिर जैसे एक यजमान हमारे लिए करता है वैसे ही वो थे हमारे लिए। और आगे वो बताते हैं कि मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुंह में पहली बार अन्न डालना याद आता है, अर्थात जो एक अन्नप्राशन का संस्कार होता है। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, जब वो 6 महीने के हो जाते हैं तो एक संस्कार होता है अन्नप्राशन करके। उसमें क्या होता है कि बच्चे को पहली बार जो है वो दाना खिलाया जाता है। पहले तो 6 महीने तक बच्चा फिर सिर्फ दूध ही पीता है ना, कुछ खाता पीता नहीं है। लेकिन जब 6 महीने का हो जाता है तो उसके बाद लोग बोलते हैं कि उसको अब कुछ ना कुछ खाना चाहिए, अन्न देना चाहिए, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है। 6 महीने तक वो दूध के लिए सफिशियंट है, लेकिन 6 महीने के बाद अगर उसको कुछ ऊपर की चीज़ें, अब जैसे फ्रूट्स हुआ, कुछ सब्जियां हुई, मतलब ऐसी सब्जियां जो कि वो आसानी से पचा सके, उसको पूछना ना पड़े, जैसे आलू हुआ या और कोई ऐसी सब्जियां हुई, तो वो सारी चीज़ें बच्चों को दी जाती है, क्योंकि उसका पोषण या उसका न्यूट्रिशन सिर्फ दूध से नहीं कंप्लीट होता, तब उसको अलग से चीज़ें भी देनी पड़ती है। तो वो इसीलिए वो संस्कार होता है अन्नप्राशन करके। तो वही वो राइटर बताते हैं कि उनके बेटे का अन्नप्राशन संस्कार था।
तो उसमें क्या है कि वो उन्होंने फादर बुल्के को उसमें आमंत्रित कर रखा था और वो आते हैं और पहली बार जो है अपने हाथों से उसको उसके मुंह में अन्नप्राशन का जो संस्कार होता है उसको वो संपन्न करते हैं। तो आगे वही बताते हैं कि वो चीज़ मुझे तब याद आती है अब, जब वो पहली बार मेरे बेटे के मुंह में वो अन्न डाला था। और वो बताते हैं कि नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारों की छाया में खड़े हो। और वो बताते हैं कि उनका जो आशीष से भरते थे वो, मतलब जो आशीर्वाद देते थे, तो उस आशीर्वाद को पाके हमें ऐसे लगता था कि जैसे हम एक देवदारू की जो वृक्ष होता है उसकी छाया में खड़े हो। ठीक है, देवदारू का जो वृक्ष होता है उसका भी बहुत महत्व है। उसका क्या महत्व है कि देवदारू का जो वृक्ष होता है वो पहाड़ों पे मिलता है, अर्थात हिमालय पे या जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, और उसकी लकड़ी जो होती है वो बहुत सुगंधित होती है। और उसकी लकड़ी की मतलब एक खासियत क्या होती है कि उसमें कभी कीड़े नहीं लगते हैं। इसलिए देवदारू के जो वृक्ष होते हैं बड़ी मुश्किल से, उसकी लकड़ियाँ बहुत मुश्किल से मिलती है, वो सुगंधित होती है और वो उसमें क्या होती है खासियत कि उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो इसलिए वो वही बताते हैं कि जैसे देवदारू का वृक्ष होता है जो कि बहुत ही हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है या हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो जब हम उनका आशीर्वाद हमारे सर पे मिलता था तो हमें ऐसे लगता था जैसे हम देवदारू के वृक्ष की छाया में खड़े हों, अपने आप को बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे हों। ठीक है, और आगे कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि कहाँ से शुरू करूँ, अर्थात मैं फादर बुल्के के बारे में कहना कहाँ से स्टार्ट करूँ। अब वो उस समय का बात बताते हैं कि फादर की साइकिल चलती दिख रही है, अर्थात फादर बुल्के जो वो साइकिल से आ रहे थे और वह हमारे पास आकर रुकती है और हमारे पास आकर रोकते हैं, मुस्कुराते हुए उतरते हैं और कहते हैं देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि फादर बुल्के जो राइटर थे, हरिशंकर परसाई जी, वो लेखक थे, वो रचनाएं लिखा करते थे। तो फादर बुल्के उनकी रचनाओं को पढ़ते थे। तो वो जो साइकिल से उतर रहे हैं तो वो क्या कहते हैं, वो ये क्या कहते हुए उतर रहे थे कि देखो देखो, मैंने उसको पढ़ लिया। उसको पढ़ लिया मतलब जो रचनाएं आपने लिखी थी वो रचनाएं मैंने पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, अर्थात उसमें वो कुछ सुझाव देना चाहते हैं। तो वही वो बातें उनको याद आती है। और आगे वो कहते हैं कि उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। राइटर ये बताते हैं कि कभी अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमने कभी उनको क्रोध में नहीं देखा है, बल्कि वो बताते हैं कि कभी उनको आवेश में देखा है। आवेश का मतलब क्या होता है कि जो क्षणिक रूप से हमारे अंदर थोड़ी गुस्से का ही वो रूप होता है, लेकिन जो थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे होता है कि अगर बच्चा कोई गलती करता है तो मैं क्या होती है, थोड़ी देर के लिए गुस्सा होती है, उसको एक थप्पड़ लगाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे ही थप्पड़ लगाती है उसके तुरंत बाद ही उसको फिर प्यार भी करने लग जाती है। तो वही होता है आवेश में आना। जब बच्चे कोई गलती करते हैं तो हम एक बार गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन तुरंत ही हमारा वो गुस्सा ख़त्म हो जाता है, तुरंत ही हम उसको प्यार करने लग जाते हैं। तो वही था, वही चीज़ वो अपने फादर बुल्के के बारे में बता रहे हैं कि मैंने उनको कभी गुस्से में नहीं देखा। हाँ, कभी कभी उनको आवेश में आते देखा है, कभी कभी ऐसा हुआ कि क्षणिक गुस्सा उनके चेहरे पर देखा है, लेकिन ऐसा गुस्सा हमने ज़्यादा उनको नहीं देखा है। और आगे वो बताते हैं और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है, अर्थात हमेशा हमने उनको प्यार और ममता से भरे हुए ही देखा है। आगे अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। अर्थात राइटर जो कहाँ के थे, वो बेल्जियम के थे। और आगे उनके लिए बताते हैं वो कि वो बेल्जियम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, 2 साल उनका कंप्लीट भी हो गया था। तीसरे साल की पढ़ाई जो थी वो उन्होंने कंप्लीट नहीं की थी। उसके लिए फिर उन्होंने क्या बोला कि मैं अब पढ़ाई नहीं करूँगा बल्कि मैं संन्यास लूँगा। तो वो एक सन्यासी थे। और सन्यासी कैसे थे कि उन्होंने अपना देश छोड़ दिया था। संन्यास लेने के बाद 1-2 बार वो गए भी थे, जो कि अभी अब चैप्टर में आप पढ़ोगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय उनका कहाँ पे, यहाँ भारत में ही बीता था, जबकि वो भारत के नहीं थे, दूसरे देश के थे। तो सोचो एक इंसान ऐसा है कि जो संन्यास लेके कहाँ पे आया था, भारत में आया था। तो यहाँ की संस्कृति या यहाँ के लोग उनको आकर्षित किए थे, तभी तो आए थे ऐसे देश में। नहीं तो क्या उनको अपने देश में कमी थी कोई? विदेश का आदमी यहाँ पे भारत में क्यों आएगा? बल्कि यहाँ भारत के लोग विदेश में जाने के लिए सोचते हैं हमेशा, है ना, लेकिन वो विदेशी होकर भारत में आए थे। तो वही वो बताते हैं, राइटर उनके बारे में सोचते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि वो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में ऐसे कैसे इच्छा जाग गई थी सन्यासी बनने की, जबकि जो एक सन्यासी होता है उसके अंदर क्या होता है, प्रेम, ममता, लगाव, इन सारी चीज़ नहीं होते हैं। वो किसी से इन सारी चीज़ों के बारे में, जैसे उसका
पर्सनल या फिर लोगों से इतना अटैचमेंट नहीं होता है। सन्यासी जो होता है उसका तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा अटैचमेंट किससे होता है? ईश्वर से होता है, उन्हीं के ध्यान में उनका पूरा जीवन बीतता है। लेकिन वो एक सन्यासी होते हुए भी उनका लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है और हर किसी से वो बहुत प्यार से मिलते थे। आगे वो बताते हैं कि हाँ, बनने की इच्छा कैसे जाग गई? जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सभी थे। राइटर वही बताते हैं कि उनके घर में सब था, ऐसा नहीं था कि उनके परिवार में कोई था नहीं इसलिए उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जाग गई थी। नहीं, उनका पूरा परिवार था, उनके भाई बहन माता पिता सब कोई थे। उनका एक भाई था और एक बहन थी और उनके माता पिता थे। फिर आगे, आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि। राइटर उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आपको अपने देश की याद आती है? तो राइटर बताते हैं फादर बुल के, मेरा देश तो अब भारत है। अर्थात उनको जब उनसे राइटर क्वेश्चन करते हैं कि आपको अपने देश की याद आती है, तो वो बताते आती है, लेकिन मेरा देश तो अब भारत है क्योंकि मैं तो यहीं रह रहा हूँ। आगे, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल। अर्थात जहाँ पे वो रहते थे बेल्जियम में, तो वहाँ पे जगह का नाम था रेम्स चैपल। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वही पादरी हो गया था, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। अच्छा, 2 भाई थे। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसकी शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद वो 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। अर्थात राइटर उनके बारे में पूछते हैं, उनको बता रहे थे कि उनके पूछा जाता है कि उनको अपने घर की याद या अपने जन्मभूमि की याद आती है, तो बताते हैं कि बहुत याद आती है। और आगे वो बताते हैं कि माँ की याद वो बहुत आती है। राइटर मतलब फादर बुल के ऐसा बताते थे कि पिता और भाई से तो इतना लगाव नहीं था, लेकिन माँ से उनका ज़्यादा लगाव था। कभी कभी उनकी माँ की चिट्ठियाँ आती थी उनके पास, तो वो उसको दिखाते थे अपने दोस्त को, डॉक्टर रघुवंश जी को। और आगे बताते हैं कि उनकी एक बहन भी थी जो कि बहुत ज़िद्दी थी और बहुत बाद में उसकी शादी हुई है। और आगे वो बताते हैं कि जब से वो भारत आए थे तो कम से कम 2 या 3 बार ही अपने देश गए होंगे, उसके बाद वो अपने देश नहीं गए थे। आगे, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, ऐसा वो बोलते हैं फादर बुल के। प्रभु की इच्छा थी, राइटर पूछते हैं आप सब छोड़कर क्यों चले आए? जब वो बताते हैं नहीं कि मैं तो सन्यासी हूँ, तो फिर राइटर उनसे पूछते हैं कि आप ये सारी चीज़ें छोड़ के वहाँ से क्यों चले आए थे?